अस्सलाम वालेकुम। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि एक ऐसा खून का टेस्ट है जो सिर्फ़ ये नहीं बताता कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं, बल्कि वो चुपचाप ये फ़ैसला कर रहा होता है कि आप कितनी सेहत के साथ कितनी ज़िंदगी जी सकते हैं? जी हाँ, आज मैं आपको इसी टेस्ट के बारे में बताऊँगी जिसे बहुत से लोग अक्सर डायबिटीज़ के साथ जोड़ देते हैं और इस पर इतना ध्यान नहीं देते बल्कि इसे हल्के में ले लेते हैं। जी, इस टेस्ट का नाम है HbA1c। सच और हकीकत ये है कि ये टेस्ट सिर्फ आपको आपकी शुगर नहीं बल्कि आपके जिस्म मतलब बॉडी की रियल उम्र भी बताता है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेस्ट हमें जो है वो रियल उम्र कैसे बता सकता है। यही बात जानने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना होगी, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये HbA1c टेस्ट होता क्या है और इसका आपकी उम्र के साथ यानी आपकी एज के साथ ताल्लुक़ क्या है। इसके लिए कुछ कॉमन मिथ भी हैं जिसे ज़्यादातर लोग समझते हैं और सोचते हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगी आपके साथ। और मैं ये भी बताऊँगी कि कैसे इसको नॉर्मल या कम करने के लिए आप कौन से तरीके या कौन से डाइट प्लान जो है वो यूज़ कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि HbA1c का मतलब सिर्फ़ है शुगर, यानी मतलब ये टेस्ट इसलिए करवाया जाता है कि आप मालूम कर सकें कि आपको शुगर है या नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि HbA1c आपको बताता है कि आपकी मेटाबॉलिक सेहत कैसी है, आपकी नसें, आपके नर्वस सिस्टम, आपके दूसरे ऑर्गन कितनी तेज़ी से बूढ़े हो रहे हैं और आपकी बायोलॉजिकल जो एज है यानी उम्र है वो कितनी है। आप जानते हैं कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ हमेशा मौजूद होता है। जब ये ब्लड ग्लूकोज़ नॉर्मल रेंज में होता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि ग्लूकोज़ का रेड ब्लड सेल्स के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो भी कम होता है और इसका असर भी कम होता है। लेकिन जब ब्लड शुगर रोज़ाना की बेस पर यानी हाई रहने लगती है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स के हीमोग्लोबिन प्रोटीन से केमिकली बाइंड होने लगते हैं। इसे बाइंडिंग के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। बिना इंसुलिन के, बिना किसी एंजाइम के ये अमल यानी ये प्रोसेस होता चला जाता है, जिसे साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लाइकेशन कहते हैं। एक रेड ब्लड सेल्स की जो ज़िंदगी है वो गालिबन 90 से यानी 90 से 120 यानी 120 दिन की होती है। इस पूरे दौरानिए में अगर आप देखें कि जितनी बार भी हीमोग्लोबिन यानी हाई ब्लड शुगर की वजह से यानी उसके कंटेंट में आती है, इतनी ही ज़्यादा ग्लाइकेशन वहाँ पर होती चली जाती है। पिछले 3 महीनों में जितनी ज़्यादा शुगर हीमोग्लोबिन से जुड़ी HbA1c का नंबर इतना ही ज़्यादा रिकॉर्ड होता चला जाता है। यही वजह है कि एक दिन की शुगर नहीं है कि आप कहेंगे कि ये कल की शुगर का रिज़ल्ट है, बल्कि और हमने कल जो है वो प्रॉपर मेडिसिन ले ली और हम ठीक हो गए, नहीं। बल्कि ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो आपको पिछले 3 महीने की जो एवरेज होती है शुगर की, उसके एक्सपोज़र को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। आपको बताता है कि पिछले 3 महीने में आपकी शुगर लेवल जो है वो कैसी रही है, उसका क्या असर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सारे का ताल्लुक जो है वो हमारी एज से, उम्र से क्या है, यानी उसका उम्र से क्या लेना देना है। तो देखें, HbA1c का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ब्लड में शुगर ज़्यादा है या कम। इसका मतलब होता है कि शुगर आपकी बॉडी के टिश्यूज़ के साथ चिपक कर उनको आहिस्ता आहिस्ता कितना डैमेज कर रही है। अगर बॉडी में ग्लाइकेशन ज़्यादा होता है तो इससे ब्लड वेसल्स अंदर से सख्त होने लगती हैं। मानो कि ऐसा फील होता है जैसे कोई पुराना पाइप हो और वो सख्त हो जाए, जिसकी वजह से नर्व्स को जो है वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रिशन या सिग्नल मिलना कम हो जाए। सेम ऐसा ही प्रोसेस हो रहा होता है। और गुर्दों में ये क्या करती है कि गुर्दों को ब्लड को फिल्टर करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। और दिल जो कि हर सेकंड हमारा काम कर रहा होता है, जीने से लेकर मरने तक, वो अपनी असली उम्र से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ बूढ़ा होने लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि एच हाई जो हमारा HbA1c है वो बॉडी की बियोलॉजिकल एजिंग को तेज़ करके आपको वक्त से पहले बूढ़ा बना देती है। देखें, जब भी आप ये टेस्ट करवाते हैं तो इसकी रिपोर्ट में आपको एक नंबर यानी आपको नंबर लिखे हुए मिलेंगे और यही नंबर बताते हैं कि आपकी HbA1c जो है वो बढ़ी हुई है, सही है, नॉर्मल है या क्या है। चलिए उन्हीं के बारे में मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि जब आप अपनी रिपोर्ट करवाएँ और ये टेस्ट करवाएँ तो नंबर्स को देखकर आप खुद भी जो है वो जांच सकें, समझ सकें कि आप नॉर्मल रेंज में हैं, प्री डायबिटिक हैं या डायबिटीज़ आपको हो गई है।
सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि अगर रिपोर्ट के बाद आपका जो नंबर है वो आता है 5 से 5.3 यानी 5 टू 5.3 के दरमियान, तो ये ठीक है। इसका मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज़्म स्मूथ है, चल रहा है, इंसुलिन सही काम कर रही है और बॉडी अंदर से जवान है। लेकिन अगर आपका ये जो टेस्ट होता है वो 5.4 से 5.6 के दरमियान आ जाए या आ रहा हो, तो यहाँ थोड़ा आपको गौर करने की ज़रूरत होगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, लेकिन ये आपको ख़तरे की तरफ जो है स्टेज लेके जा रही होती है। तो आपको इस पर जो है वो गौर करना होगी। और अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करके पॉज़िटिव तब्दीलियाँ लाएँगे, तो बहुत ही जल्दी आपको इसका पॉज़िटिव असर नज़र आएगा, यानी आप इसको रिवर्स भी कर पाएँगे। इसके अलावा जब ये और बढ़ता है, यानी 5.7 से 6.4 के बीच में जब ये आ जाता है, ये आपको रिपोर्ट में शो होता है, तो मेडिकल लैंग्वेज में इसे प्री डायबिटिक कहते हैं। सुनने में लगेगा कि प्री डायबिटिक ही है, ठीक है, ये वो है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसको इतना नॉर्मल या इजी लेने की ज़रूरत नहीं है। प्री डायबिटिक का मतलब ये है कि आप उस बीमारी के इनिशियल स्टेज पर पहुंच चुके हैं, यानी उस बीमारी की तरफ रवां दवां हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि यहाँ से, यानी प्री डायबिटिक जब आप हैं, तो आप यहाँ से अपने डैमेज को आसानी के साथ वापस लेकर जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए आसान हो सकता है कि आपको रिवर्स जो है वो करवाया जा सके। और फाइनली जब आप ये 6.5 या इससे ऊपर चला जाए, यानी आप जब इसकी रिपोर्ट करवाते हैं और उसमें ये नंबर आपको शो हो जाए 6.5 या इससे ज़्यादा का, तो फिर हम ये कहेंगे या कह सकते हैं कि शुगर मुकम्मल तौर पर आप हो चुकी है आपको। चाहे अलामात हों या ना हों, आपको फ़ील हो या ना हो, तो ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो नंबर हैं जिनको आप अपनी रिपोर्ट के बाद खुद भी देखकर जो है वो मालूम कर सकते हैं कि आप नॉर्मल रेंज में हैं, आप प्री डायबिटिक हैं, या आप डायबिटीज़ के किस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तो इन नंबर के बारे में अवेयरनेस होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको उन मिथ के बारे में जो अक्सर लोग जो है वो बात करते हैं, सुनने को मिलती है आपको डायबिटीज़ के बारे में, तो वो मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश करूंगी ताकि आप उस चीज़ को भी सही तरह से समझ सकें। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि जो इंसान सोचता है कि मैं तो मीठी चीज़ें खाता ही नहीं हूँ, तो मेरी शुगर कैसे बढ़ सकती है, या मेरा ये टेस्ट जो है वो तो अगर मैं करवाऊँगा तो नॉर्मल ही आता है, क्योंकि मैं तो परहेज़ कर रहा हूँ, मैं मीठी चीज़ खाता ही नहीं हूँ। यही सबसे बड़ी उसकी गलती होती है। देखो, हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप शुगर खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। बॉडी को किस बात से फ़र्क पड़ता है? बॉडी को फ़र्क पड़ता है कि आप ऐसी चीज़ें तो नहीं खा रहे जिससे शुगर जो है बॉडी में बढ़ रही है, यानी जो आपके शुगर लेवल को बढ़ा रही है। उन चीज़ों पर हमने नोटिस करना। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम सिर्फ मीठी चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं, मीठी चीज़ें हमने छोड़ दी हैं, तो अब जो है हमें ये चीज़, जो हमारा ये टेस्ट है, ये तो नॉर्मल आने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि हमें उन चीज़ों पर भी गौर करनी होती है जो हमारे ब्लड में जाके शुगर लेवल को जो है स्पाइक करती हैं, बढ़ाती हैं। जैसे ब्रेड होगी, बिस्किट हो गए, जूसेस हो गए, नमकीन चीज़ें होगी, मैदा हो गया, सफ़ेद चावल हो गए, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खाने में नमकीन लगती हैं, लेकिन बॉडी में जाकर ये बहुत तेज़ी से शुगर लेवल को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। और इसका रिज़ल्ट भी वही होता है जो मीठा खाने वाली चीज़ों के बाद होता है। अब मैं दूसरा जो मिथ है जो बताऊंगी, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मैं तो बड़ा पतला दुबला हूँ, मेरा तो इतना वेट भी नहीं है, मैं तो बड़ी स्मार्ट लग रही हूँ, या मैं बड़ी स्मार्ट हूँ। ये गलती भी हम एशियन के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यानी वो ये सोचते हैं कि हम पतले हैं, हम स्मार्ट हैं, हमारा ये टेस्ट कैसे हाई हो सकता है। नहीं, क्योंकि एशियन, यानी जो एशिया के अक्सर लोग होते हैं, वो बाहर से पतले और अंदर से मोटे होते हैं। मतलब पेट के अंदर जो उनके ऑर्गन हैं, उनके इर्द गिर्द चर्बी जमा हुई होती है, जिसे वेस्ट्रल फैट कहते हैं। यही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। इंसुलिन को डिस्टर्ब कर रही होती है, शुगर को बढ़ा रही होती है, और बिना किसी वार्निंग के आपको शुगर और दिल की बीमारियों के रास्ते की तरफ, यानी बीमारियों की तरफ लेकर जा रही होती है, उस रास्ते की तरफ धकेल रही होती है। तो ये मिथ भी जो होता है बहुत गलत होता है, अपने अंदर पा लेना कि मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ, बड़ा पतला हूँ, मेरा इतना वेट नहीं है, तो मुझे ये चीज़ नहीं हो सकती। इसके लिए भी हमें ये सोचना पड़ता है कि हमारे स्टमक के अंदर जो वेस्ट्रल फैट होती है, वो जो होती है वो इन चीज़ों को डिस्टर्ब कर रही होती है।
तीसरा मिथ ये होता है कि 6.5 तक अगर हमारा ये टेस्ट लेवल यानी इसका रिज़ल्ट चला जाता है तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि 2 चीज़ें को जो होता है, हर लफ्ज़ का मीनिंग यानी मतलब मुख्तलिफ होता है, उसे एक जैसा नहीं समझना चाहिए। उसी को मैं आपको वाज़िया करना चाहती हूँ। अगर कोई आपको कहता है कि आप ठीक हैं और अगर आपको कोई कहता है कि आप हेल्दी हैं, दोनों एक जैसे लफ्ज़ नहीं हैं। ठीक का मतलब होता है कि अभी इमरजेंसी नहीं है, अभी आईसीयू की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अभी आप नॉर्मल रेंज में चल रहे हैं। लेकिन हेल्थी का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर डैमेज नहीं हो रहा। तो दोनों एक साथ जो होते हैं, इनका मतलब नहीं लिया जा सकता। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्दी हैं, आप ठीक हैं, आप नॉर्मल हैं, आप प्री डायबिटिक हैं या आप डायबिटिक हैं। ये सारी चीज़ें समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद मैं अब आपको बताऊँगी कि इसको कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर बना सकें। जैसे जैसे कि इसे कंट्रोल कैसे करें, इसको नीचे कैसे लाएं। तो सबसे पहले आप अपनी जो है ग़िज़ा पर तवज्जो दें। यानी ग़िज़ा पर कैसे तवज्जो दे सकते हैं, आप अपनी खुराक में वो चीज़ें शामिल करें जिनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो लो होता है। आप सफ़ेद चावल की जगह जो है वो ब्राउन चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और गंदम की रोटी की जगह आप मिलेट यानी बाजरे या रागी का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर गंदम की रोटी खाना ही चाहते हैं तो उसके साथ जो है वो चने का आटा मिक्स करके उस तरह की चीज़ों को आप जो है वो अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये शुगर को खून में बहुत आहिस्ता रिलीज़ करता है, जिससे शुगर का स्पाइक नहीं होता। फाइबर और प्रोटीन को ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं, जैसे दाल और सब्ज़ियाँ। अगर रोटी खानी है तो उसका जो है वो क्वांटिटी कम होनी चाहिए। उसके साथ आप फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, प्रोटीन का इस्तेमाल कर लें, और आप कोशिश करें कि जो मैदा होता है या सफ़ेद ब्रेड होती है या बिस्किट होते हैं या पैकेज स्नैक होते हैं जो कि आपके लिए ख़तरनाक होते हैं, जो आपके HbA1c के बिल्कुल दुश्मन होते हैं और इसको बढ़ाने में जो है वो बहुत ही अहम रोल अदा कर रहे होते हैं। तो इनसे आप क्या करें, अपने आप को बचाएँ। और इसके अलावा मैं बताऊँगी कि आप इसे कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही सस्ती सी दवा समझकर वर्जिश का अगर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगर हफ़्ते में आप सिर्फ 30 मिनट के लिए भी, यानी आप दिन में अगर हर मील के बाद 10 से 15 मिनट जो है वो हल्की-फुल्की वॉक करते हैं और अपने आप को उसका आदी बना लेते हैं, तो आपका HbA1c है वो 0.5% तक भी गिर सकता है। या आप क्योंकि जब आप चलते हैं या वॉक करते हैं तो आपके जो मसल्स होते हैं वो बिना इंसुलिन के भी और शुगर को भी जज़ब करने लगते हैं, जिससे खून में शुगर की मिकदार कम हो जाती है। सिर्फ सुबह की वॉक नहीं, बल्कि मैं यही आपको प्रेफ़र करूँगी कि अगर हर खाने के बाद यानी आफ्टर मील के बाद आप 10 से 15 मिनट की वॉक हल्की-फुल्की कर लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। और दूसरी मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपनी नींद को जो है वो बैलेंस करें, यानी अपनी नींद को जो है वो वक्त पर सोएं, वक्त पर उठें। 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो ज़रूर लेने की कोशिश करें, और अपनी स्ट्रेस को जो है वो मैनेज करने की कोशिश करें। ज़हनी परेशानी जो होती है उसको दूर करने के लिए आप ऐसे काम करें जिनमें आपको खुशी महसूस होती है। मसलन आप अपने दोस्तों के साथ टाइम गुज़ारना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा मतलब मूवी, सॉन्ग या फिर रिलीजियस टाइप कोई वर्क करना चाहते हैं जिससे आपको ज़हनी सुकून मिलता है, तो वो काम करें। आप गहरी साँस लें, यानी आप ऐसे जो है डीप ब्रीदिंग वाली कोई एक्सरसाइज़ जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप क्या करेंगे, इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप ये सारी चीज़ें इख्तियार करके समझें, यानी लाइफ़स्टाइल को अपनाकर आप समझते हैं कि आप में जो है वो रिकवरी होना शुरू हो गई है, या आपको कुछ ऐसा फ़ील होना शुरू हो गया है कि अब आप बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, तो कभी भी दवाएँ खुद से यानी मेडिसिन जो है वो खुद से बंद करने की कोशिश ना करें, बल्कि आप ये कोशिश करें कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर से कंसल्ट करें, और डॉक्टर जो है उसके बाद आपको जो बताएगा आपकी मेडिसिन डोज़ में जो है वो कमी बेशी या उसको बढ़ाएगा, तो उसको लेकर साथ आपने चलना है। यानी आपने खुद से कुछ भी जो है वो कम या ज़्यादा नहीं करना। और आपने क्या करना है कि हर 3 महीने बाद ये वाला टेस्ट ज़रूर करवाना है। तब तक आप हर 3 महीने बाद ये टेस्ट करवाएँगे जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं हो सकता। अगर आपने पहला टेस्ट करवाया है और उस रिपोर्ट में अगर आपका जो है वो ये HbA1c जो है वो हाई
आ गया है, घबराना नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये अपने लाइफ़स्टाइल में अपना कर आप और उसको बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। और हर 3 महीने बाद जब आप अपना टेस्ट करवाएँगे इस लाइफ़स्टाइल को अपना कर, इन चीज़ों को अपना कर, तो आप देखेंगे कि आप रेगुलर मॉनिटरिंग से कैसे उस चीज़ को जो है वो कम करने की तरफ यानी मैनेज करने की तरफ आ रहे हैं। मैं कहना ये चाहूँगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि इस टेस्ट से जो आपको पिछले यानी लास्ट 3 मंथ की जो अपडेट मिली है, शुगर लेवल जो आपका बढ़ा है, किस बेस पर बढ़ा है, आपको सबसे पहले ये चेक करने की भी ज़रूरत है कि अगर आप मेडिसिन पर थे, आप डायबिटीज़ की मेडिसिन भी टाइम पर ले रहे थे, तो अगर आपने मीठा-शीठा खाना भी छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद आप अपनी खुराक में ऐसी कौन-सी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो जाकर आपके ब्लड में उसके शुगर लेवल को जो है स्पाइक कर रहा है। आपको वो वाली चीज़ भी नोट करके उसे अपनी खुराक से कट डाउन करना है, ताकि आप बेहतर से बेहतरीन तरीके की तरफ आ सकें और अपने शुगर लेवल को जो है वो ब्लड शुगर लेवल को कम करने में आपको हेल्प मिल सके। यहाँ पर मैं आपको एक बात जो है वो साइंटिफिकली रिसर्च के मुताबिक जो है वो बताना चाहती हूँ, जिसको सुनकर जो है वो आपको परेशान भी कर सकती है, आप हैरत में भी आ सकते हैं। मैं आपको एक ऐसी साइंसी रिसर्च के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि यूके में की गई, यानी एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई जिसे यूकेपीडीएस कहते हैं। उन्होंने 5000 मरीज़ों को जो है यानी 5000 के करीब मरीज़ों को 10 साल के लिए ऑब्ज़र्व किया, तो क्या हुआ? अगर आप अपने जो है HbA1c में अगर 1% की कमी भी लेकर आते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपका HbA1c जो है वो 8 है और आप उसको जो है वो 7 पर लेकर आ जाते हैं, तो पता है क्या होगा? शुगर से होने वाली मौत का ख़तरा जो है वो 21% कम हो जाएगा। हार्ट अटैक का जो आपका रिस्क है वो 14% कम हो जाएगा। आँखों और गुर्दों की भी जो पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं वो 37% कम हो जाती हैं। इस तरह एडवांस ट्रायल में जो है वो 11,000 मरीज़ों पर जो है रिसर्च की गई, जिससे ये साबित किया गया कि जितना बेहतर कंट्रोल होगा इतनी ही लंबी ज़िंदगी और लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी आपको मिल सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस टेस्ट को करवाते हैं और टेस्ट करने के बाद आपको जो है वो नंबर जो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं, उसको जानने के बाद आपको पता चल जाता है कि ये आपका हाई रेंज में है, यानी ख़तरनाक रेंज में पहुंच चुका है, तो आप उस मेडिसिन को जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है उसे टाइम पर लेकर डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद जो भी उसने आपको बताई चीज़ें होती हैं उन पर अमल करके, लाइफ़स्टाइल को चेंज करके अपनी ज़िंदगी में आप कैसे, और ये जो जितना फूड मैंने आपको बताया ये सारे कट डाउन करके अपनी लाइफ में कैसे इस चीज़ को जो है वो नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका माइंडसेट क्या है, आप में विल पावर कितनी है, आपने अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को जगाना है कि आप क्या कर सकते हैं, आप एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ वापस आ सकते हैं। ये कोई मसला नहीं है। जब आप अपने आप को इस तरह से तसल्ली देंगे और इसे करने की कोशिश करेंगे, तो मैं यकीनन कहती हूँ कि आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर जो है वो आपके टारगेट को बहुत जल्दी अचीव करने में आपकी मदद करेगी। आई होप कि आप इस ख़तरनाक टेस्ट के बारे में, जिसको बहुत ज़्यादा लोग जो है वो डायबिटीज़ का ही समझकर इग्नोर कर देते हैं, समझकर अब आप इन सारी रूटीन को या इन चीज़ों को फॉलो करके अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आप इसे अपने जो आपका टारगेट है, जो रेंज है, जो डॉक्टर बताता है, जो आपके लिए बेस्ट है, उस पर आ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं और ज़्यादा साल के लिए सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको मेरी जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी है, पसंद आई है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।